हेड होगा। तो जब आप बात करेंगे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की, तो वो सीएफ होगा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में चीफ एचआर ऑफिसर होगा, ठीक है, और चीफ ऑपरेशन ऑफिसर होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना कोई हेड ऑफिसर जरूर होगा। तो वो उस हेड ऑफिसर का काम क्या होगा कि अपने डिपार्टमेंट का डिसीजन लेना। अपने डिपार्टमेंट का डिसीजन का मतलब ये है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को जाके या उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सेक्शन को जाके कभी इंफॉर्मेशन नहीं पास करेगा कि आप इस डिपार्टमेंट में इस तरीके से काम करिए। नो, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ध्यान देगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड जो होगा वो मार्केटिंग का ध्यान देगा, ऑपरेशंस का ऑपरेशंस वाला ध्यान देगा, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ह्यूमन रिसोर्स वाला ऑफिसर ध्यान देगा। तो इसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम करेगी और प्रॉपर वे में काम करेगी। देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत मायने करेगा कि ये क्वालिफिकेशन बहुत मायने करेगी। कोई भी डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज तरीके से काम करने के लिए अगर किसी को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया जाता है तो उसको उसके क्वालिफिकेशन पे, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ओके, उसके नेचर ऑफ एक्टिविटी पे या फिर उसके प्रोजेक्ट या काम करने के तरीके से उसको उस डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे फीचर्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है अगर आप किसी को एक हेड बना रहे हैं, क्योंकि वो हेड ही है जो आपका बाद में वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में या प्रोजेक्ट को सही तरीके से कंप्लीट करने में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करवाना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ठीक है, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल और सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, if there is any financial decision to be taken by the top management which requires an effective in the accounting system, then the CFO will first inform the manager of, that is the account manager, then the account manager will inform the head of the accounts, and the head of the accounts will inform the account executive, and finally the work will get done. At times communication may be from worker to the manager also. This is known as scalar chain. देखिए वहां पर जो पॉइंट नंबर 9 है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, उसको हाईलाइट किया गया है, एस्टेरिस्क मार्क किया गया है। अब स्केलर चेन कैसे रन करता है वो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, याद है फर्स्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनेजमेंट जो है वो वर्क करता है इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन भी वर्क करता है कुछ ऐसे ही। ठीक है, लेकिन स्केलर चेन में एग्जांपल दिया हुआ है आप ही के टेक्स्ट बुक में, ओके, जो आपके जो नोट्स हैं उसमें, कि स्केलर चेन में अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर कोई डिसीजन लेना है तो किस तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, इसका स्केलर चेन क्या, इसका वर्क ऑफ कमांड किस तरीके से होगा। तो स्केलर चेन में पहला पर्सन जो होगा वो होगा सीएफओ। ठीक है, अब सीएफओ का काम ये है कि वो अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर अकाउंट को पहले कांटेक्ट करें। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन लेना है तो मैनेजर ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट को पहले कांटेक्ट किया जाएगा बाय द सीएफओ। ठीक है, मैनेजर अकाउंट जो होगा वो नेक्स्ट कांटेक्ट करेगा अपने हेड ऑफ द अकाउंट को। ठीक है, अब यहाँ पर हेड ऑफ द अकाउंट जो होगा वो थर्ड पर्सन होगा यहाँ पर कांटेक्ट करने वाला, और हेड ऑफ द अकाउंट के बाद जो डिसीजन होगा वो फॉरवर्ड किया जाएगा अकाउंट एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को। ठीक है, जिसको बोला जाएगा द फाइनल पर्सन जो कि इस पर्टिकुलर स्केलर चेन में वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि स्केलर चेन वर्क कैसे करना है। स्केलर चेन 4 जोन से या 4 सेक्शन से होते हुए जा रहा है एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो पहला जो होगा डिसीजन टेकर होगा वो सीएफओ होगा, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से डिसीजन जाएगा मैनेजर ऑफ द अकाउंट को। ठीक है, मैनेजर ऑफ द अकाउंट वो डिसीजन पास करेगा हेड ऑफ द अकाउंट को, और हेड ऑफ द अकाउंट फिर वो डिसीजन पास करेगा अपने अकाउंट एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को, दैट इज एग्जीक्यूटिव्स लोगों को।
ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्केलर चेन, जहां पर एक पर्टिकुलर चेन फॉलो हो रही है, ठीक है, चेन CHAIN दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर चेन फॉलो हो रही है, ये चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ब्रेक होने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर हेड ऑफ द अकाउंट बोलता है कि मैं नहीं फॉलो करूंगा, ठीक है, हम ये स्केलर चेन को नहीं फॉलो करेंगे। सीएफओ से जो डिसीजन था वो मैनेजर अकाउंट को गया, लेकिन मैनेजर अकाउंट के बाद हेड ऑफ द अकाउंट बोल रहा है कि हम ये डिसीजन को नहीं फॉलो करेंगे, हम ये स्केलर चेन को नहीं फॉलो, तो वो स्केलर चेन कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ पर ही क्रॉस हो जाएगा तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव तक के वो डिसीजन पहुंचेगा ही नहीं, तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, स्केलर चेन में कभी ऐसा नहीं होगा कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीधा अकाउंट एग्जीक्यूटिव से बात करेगा, ठीक है, वो एक फॉर्मेट में काम करेगा। ठीक है, आपको स्केलर चेन का और एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे आपके कॉलेजेस में, ठीक है, अगर कोई भी नोटिसेस आती हैं तो वो पहले मैनेजमेंट के पास आती हैं, मैनेजमेंट से वो प्रिंसिपल के पास जाती हैं, प्रिंसिपल से वो टीचर्स के पास जाती है, टीचर्स से वो स्टूडेंट के पास आती है। ठीक है, अब स्टूडेंट डायरेक्टली अगर मैनेजमेंट के पास जाएगा तो बीच में क्या होगा, प्रिंसिपल और टीचर वाला जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट डायरेक्टली पहले स्टूडेंट से ही पूछेगा क्या आपने आपकी क्लास टीचर से बात किया था, क्या आपने आपकी प्रिंसिपल से बात किया था, नहीं। तो अगर आपने उनसे बात नहीं किया तो मैनेजमेंट पहले बोलेगा कि आप इन 2 पर्सन से पहले बात करो, क्योंकि ये एक स्केलर चेन है जो फॉलो करता है। डायरेक्टली स्टूडेंट अगर मैनेजमेंट के पास जाएगा तो इट विल बी अ रॉन्ग इंप्रेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्केलर चेन को फॉलो करना बहुत जरूरी है, एक सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर उस सिस्टम को फॉलो किया जाएगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, दिस इज हाउएवर वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, देयरफॉर इट इज पॉसिबल there is a possibility that the accurate message may not reach the final person in the chain. Therefore, sometime a cross communication known as gangplank should be allowed to avoid the delays. However, proper permission of the authority need to be taken. Example, in the above example, the manager accounts should directly communicate with the account executive, okay, to avoid the delays. Okay, many a times क्या होगा, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था थोड़ा देर पहले कि हेड ऑफ द अकाउंट बोलेगा कि मैं नहीं फॉलो करवाऊंगा ये डिसीजन, मैं नहीं कर सकता, तो क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब सीएफओ बोलेगा कि एग्जीक्यूटिव तक के कैसे भी करके ये पॉइंट पहुंचाना जरूरी है, तो क्या होगा, मैनेजर ऑफ अकाउंट बोलेगा ठीक है, हेड ऑफ अकाउंट नहीं सुन रहा है ना, तो मैं डायरेक्टली अकाउंट एग्जीक्यूटिव से बात करता हूँ। इस प्रोसेस को बोला जाता है गैंग प्लान। ओके, गैंग प्लान का मतलब यही होता है कि आप डायरेक्टली कोई स्केलर चेन को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप एक चेन ऑफ कमांड को ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, चेन ऑफ कमांड को ब्रेक कर रहे हो मतलब ये है कि पॉइंट नंबर 1 2 3 4 से नहीं फॉलो हो रहा है, 1 2 के बाद डायरेक्टली 4 पे वो लोग जंप कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 को वो लोग एस्केप मार रहे हैं। ठीक है, एस्केप मारने का तरीका यही है। ओके, उसका एग्जाम्पल सेम आप कंटिन्यू कर सकते हो कि जैसे स्टूडेंट डायरेक्टली मैनेजमेंट के पास चला गया बात करने के लिए, प्रिंसिपल और टीचर से बात नहीं की उसने डायरेक्टली मैनेजमेंट से बात की, क्योंकि उसको फील हुआ कि मैनेजमेंट सही डिसीजन ले पाएगा। अगर मैं टीचर के पास जाऊंगा तो 1 दिन एक्सटेंड होगा, फिर वो टीचर प्रिंसिपल के पास जाएगा तो और 2 दिन एक्सटेंड होगा, उससे उसका काम रुक जाएगा। तो मैनी टाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट डायरेक्टली वॉक टू द मैनेजमेंट और वो सीधा हेड ऑफ द पर्सन से बात करते हैं। तो इसको बोला जाएगा गैंग प्लान, जहां पर आप एक स्केलर चेन को नहीं फॉलो करते हैं, आप सीधा मेन पर्सन से कांटेक्ट करते हैं जिससे आपको काम है। ठीक है, तो कई बार ये भी यूज करना जरूरी है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द 10th पॉइंट which is known as principle of order. Okay, as per this principle, material and people must be at the right place and at the right time. It means that there should be a proper place for material and proper personnel should be appointed for the right job. This will lead to the proper utilization of physical and human resources. Example दिया हुआ है, an account expert should be in an account department and not in the marketing department. This will help in increasing the efficiency. Okay, good point. 10th point जो दिया हुआ है, that is known as principle of order. Okay, principle of order का मतलब ये है कि right person for the right job. ठीक है, right person for the right job. Example दिया हुआ है कि अगर कोई अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट का अगर कुछ काम है या फाइनेंस डिपार्टमेंट का अगर कुछ काम है, तो उसमें
जो फाइनेंस बैकग्राउंड से है, ओके, जो फाइनेंस बैकग्राउंड का जो पर्सन है उसको लिया जाए, ना कि कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पर्सन को लिया जाए। तो अगर अकाउंट डिपार्टमेंट से अगर कुछ काम है तो जिसको फाइनेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या फाइनेंशियल डिटेल्स की या अकाउंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज है जिस पर्सन को, उसको हायर किया जाए, उसको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रखा जाए, ना कि कोई और बंदा जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट से होगा। ठीक है, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पर्सन को अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए, ओके, तो उसको कुछ नहीं समझेगा, वो एसेट्स और लायबिलिटी बस समझेगा, लेकिन अगर उसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी उसको, तो वो सही तरीके से आपको कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सही तरीके से आपको बेस्ट अपना रिसोर्सेज नहीं दे पाएगा। इसलिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पर्सन्स रिक्वायर्ड है, अगर अकाउंट डिपार्टमेंट को के लिए आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस डिपार्टमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट के पर्सन को लीजिए। अगर कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो यस, आप आगे आके कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पर्सन को ले सकते हैं। ठीक है, तो जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है उसको उसी प्रोफाइल के लिए हायर करिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। Okay, this principle says that all the employees should be treated fairly and equally. Manager should treat all the subordinates equally, and there should not be any discrimination between the employees. The salary and the wages of the employee working at the same level should be same, even though they belong to the different department. Work should be divided equally among people to avoid conflict in the organization. Example: senior executive accounts, senior executive sales, senior executive production should have all equal pay. Okay, principle of equity. इक्विटी का मतलब ये है, ओके, कि सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर पेमेंट के बेसिस पे बात किया गया है। एग्जांपल, ओके, अगर कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है अकाउंट डिपार्टमेंट का, या फिर अगर कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है सेल्स डिपार्टमेंट का, या कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। याद है मैंने आप लोगों को बोला था थोड़ा देर पहले कि जो कंपनी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के बेसिस पे काम करती है। ठीक है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोला जाता है, और ऑपरेशंस। तो जैसे ये 4 डिपार्टमेंट है, तो ये 4 डिपार्टमेंट में अलग अलग सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। तो ये अगर 4 डिपार्टमेंट के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो इनके सारे सीनियर ऑफिसर्स की सैलरी इक्वल होनी चाहिए। क्यों? ये रीजन इसलिए दिया जा रहा है कि अगर कभी आप बोलें कि चलो फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर की जो फी सैलरी है वो 50,000 रखता हूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला हम लोगों को सेल्स और हमारा प्रोडक्ट बेच के दे रहा है, तो हम उनकी सैलरी 60,000 रखेंगे। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट को हम लोग कम रखते हैं 40,000 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की 45,000। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इक्वालिटी नहीं रख रहे हो, आप एक पेमेंट में डिफरेंशिएशन रख रहे हो। किसी को 50,000 पे कर रहे हो, किसी को 60,000 पे कर रहे हो, किसी को 40,000 पे कर रहे हो। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब रोल्स तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन पेमेंट सही नहीं लग रही है। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करवाना जरूरी है। यूजुअली ये जो पॉइंट है इसमें थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, क्योंकि आज जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो इस तरीके से काम नहीं करता है। वो काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया था कि जो जितना एफिशिएंट है, जो जितना वर्क केपेबल है, उसको उतना पेमेंट उसके बेसिस पे दिया जाता है। ठीक है, ये पहले सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो बोल रहा है कि हर डिपार्टमेंट के आप सीनियर एग्जीक्यूटिव को इक्वली पे करें। ठीक है, अब ऐसा हो गया है कि जैसा जॉब है आपका, जैसा आपका जॉब रोल है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अगर एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, जैसे सीनियर लेवल पे यहाँ पर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव को आपको इक्वली पे करना बहुत जरूरी है, जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, दैट इज ट्रीट ऑल द सबऑर्डिनेट। सो किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। ठीक है, सही तरीके से उसको हैंडल किया जाए और सबऑर्डिनेट को इक्वली ट्रीट किया जाए, दैट इज फेयरली, और सही तरीके से उनको ट्रीटमेंट दी जाए। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, द मैनेजर शुड एंश्योर दैट ऑल द एम्प्लॉइज गेट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन देयर जॉब. Only then will the employees take the ownership and put in their maximum effort.
There should not be any uncertainty regarding the stability of the job, as this would affect their performance. Okay, example दिया हुआ है, during the phase of recession, employees in many IT companies were being terminated in order to cut costs. As a result, the balance employees were constantly in the fear of losing their job. The manager should ensure that such a situation does not arise. That is known as principle of stability of tenure. Okay, stability of tenure का मतलब ये है कि कुछ अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए रिसेशन आ गया। रिसेशन का मतलब ये होता है कि मंदी आ गई मार्केट में, मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है, इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही है, पैसा रोल नहीं हो रहा मार्केट में, ठीक है, बिजनेस इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, बिजनेस नीचे जा रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया है, नुकसान भी नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया है और बिजनेस नुकसान की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ये ना हो कि आप अपने एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दें, ठीक है। काफी साल पहले ऐसा हुआ था, उनके एग्जांपल दिया हुआ है कि बहुत सारी आईटी कंपनी, ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर्स के फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बैकएंड प्रोसेस में काम करने वाले एम्प्लॉइज को जॉब से निकाला गया है। ओके, ये बोलते हुए कि हमारी कंपनी नुकसान में जा रही है, हमारी कंपनी लॉसेस में जा रही है, अब आप लोग नया जॉब देख लीजिए, क्योंकि हमारी कंपनी एफर्ट नहीं कर पाई आपको 2-3 महीना जॉब मीन्स पे रखने के लिए और आपको पे आउट पे करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए। इसलिए कई मर्तबा क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मान लीजिए अगर जैसे एक कंपनी में 400 लोग हैं, ठीक है, 400 लोग काम कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन मैनेजमेंट आके बोलता है कि हम 100 लोगों को निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, हमारे बिजनेस में गिरावट आ रही है, हमारा बिजनेस नुकसान की तरफ जा रहा है, तो इससे बाकी के 300 लोग जो काम कर रहे हैं उनमें भी एक डर बैठ जाएगा, उनमें भी एक फियर ऑफ स्टेबिलिटी या टेन्योरशिप का आ जाएगा, जहां पर वो हमेशा उनको एक डर लगा रहेगा कि आज इन लोगों की जॉब गई है, कल हमारी भी जा सकती है, ठीक है, परसों हमारा भी नंबर आ सकता है या हमें भी जॉब से निकाला जा सकता है। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर होना बहुत जरूरी है। आप अपने एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को होती है जो अपने एम्प्लॉय को ये फील करवाए कि हाँ अगले 1 साल तक या 2 साल तक हम आपको इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि ये रीजन रहेगा, आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा दो। तो एक बार अगर आपका टेन्योर फिक्स हो गया, आपको पता है कि हाँ 1 साल तक के मेरा यहाँ पर जॉब सिक्योर है, तो आप वहां पर मेहनत से काम करोगे, आप बगैर कोई भी फियर के काम करोगे, ठीक है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पे काम करना जरूरी है। The 13th point, the next point, which is the second last point as well, principle of initiative. Initiative means taking the first step. Manager should encourage the employee to take the initiative and come up with the new ideas. According to this principle, manager should welcome such idea even if they may be wrong or impractical. This approach helps the organization to grow. More importantly, it increases a sense of belonging in the minds of the employee. Principle of initiative. Initiative का मतलब ये होता है कि कई मर्तबा कंपनी बोलती है कि आप इनिशिएटिव लीजिए और आप बताइए कि आप कंट्रीब्यूट करिए, आप अपने आइडियाज बताइए, आप इंफॉर्मेशन शेयर करिए, ओके। मैनी टाइम्स क्या होगा, आप जो आइडियाज बताएंगे, आप जो सजेशन देंगे वो इम्प्रैक्टिकल होगा। इम्प्रैक्टिकल का मतलब ये है उसको एग्जीक्यूट करना सही फॉर्मेट में नहीं होगा, ठीक है। तो जब इम्प्रैक्टिकल होगा तो आपको इस चीज़ों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, आपको इनिशिएटिव लेके बताना, एटलीस्ट सजेस्ट करना ज़रूरी है कि हाँ इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, ओके। तो जब आप अप्रोच बताएंगे तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी क्योंकि एक एम्प्लॉय को या फिर एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव को लगेगा कि हाँ एटलीस्ट मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ जहाँ पर मेरी बात सुनी जा रही है, मेरे पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। देखिए एग्जांपल भी दिया गया है, इन अ केस अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू गो फॉर अ मूवी, देयर इज ऑलवेज वन पर्सन हु कम फॉरवर्ड सजेस्ट द आइडिया ऑफ द मूवी और द प्लेस एटसेट्रा, ही इज द वन हु टेक द इनिशिएटिव फॉर गोइंग टू द मूवी। तो एग्जांपल दिया हुआ है, आप ही में से कोई अगर फ्रेंड्स लोगों ने डिसाइड किया, 4-5 फ्रेंड्स लोगों ने कि हम मूवी जाएंगे देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं कोई एक आध फ्रेंड जरूर आके बोलता है कि हाँ चलो आज ये मूवी जाते हैं क्योंकि ये मूवी के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इनिशिएटिव बोला जाएगा, जहाँ पर एक पर्सन सामने से आपको एक सजेशन दे रहा है, एक इनिशिएटिव लेके पहल कर रहा है
और बता रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज हमें करना जरूरी है। इससे क्या होता है कि आप अपना जो थॉट प्रोसेस है, आप अपनी जो वर्ड्स है या आप आपकी जो थिंकिंग है वो आप सामने रख रहे हो और आप एक ग्रुप को सोचने पे और एक ग्रुप को सही तरीके से काम करने में आप मदद कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई इनिशिएटिव लेके काम करना जरूरी है। द लास्ट पॉइंट विच इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ओके, ये 2-3 लाइनर्स के लिए पूछा भी जाता है। ठीक है, मैचअप्स में भी पूछा जाता है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब ये है विच इज नोन एज यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिटी स्ट्रेंथ। ओके, प्रोवर्ब सुना होगा आप लोगों ने, पावर ऑफ मेनी इज always more than power of one. The manager should create a spirit of teamwork among the employees. They should be made to realize that the organization goals are achieved only due to the combined effort of the employee. Manager should build a sense of togetherness among the employees. The goal can be achieved smoothly and easily if the worker work with the unity. Okay, esprit de corps का मतलब ये है कि आपको यूनिटी में काम करना आना चाहिए। ठीक है, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा टीम वर्क के बारे में बात करती है। ठीक है, इंटरव्यूज में बहुत लोग जाते हैं, इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है या आपको क्या लगता है कि कौन सा आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो जो पर्सन ऐसा बोलता है कि मैं एक टीम वर्कर हूँ या मैं एक टीम प्लेयर हूँ, मैं टीम में काम करने की बिलीव करता हूँ, तो उसको बोला जाता है यूनिटी इज द स्ट्रेंथ वाला एग्जाम्पल। ठीक है, जहाँ पर हर कंपनी सोचती है, हर कंपनी बोलती है कि हमें एज ए टीम में काम करना जरूरी है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि अगर कोई भी एम्प्लॉयज या कोई भी वर्कर एक टीम में काम करेंगे तो टीम जो है उस पर्टिकुलर वर्क को क्विकली और अच्छे तरीके से काम करके दे पाएंगे। अगर इंडिविजुअल एफर्ट्स रहेंगे तो इंडिविजुअल गोल्स अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल नहीं अचीव होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए हेनरी फायल ने सजेस्ट किया कि एस्पिरिट डी कॉर्प्स को फॉलो किया जाए विच इज नोन एज यूनिटी इन स्ट्रेंथ, जहां पर आप अपना जो है गोल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अचीव कर सकते हैं और स्मूथली फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं आपके। इसमें स्मॉल रिकैप भी दिया हुआ है, अगर अपने नोट्स देखेंगे तो अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहेगी तो आप बाद में पूछ सकते हैं और आपको ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा फॉर श्योर, लेकिन इसको रेफर करिए एक मरतबा।